और चलिए खबर उत्तराखंड में अब बात करेंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। बागेश्वर तहसील के दुंगा पाटली में ग्रामीणों की शिकायत पर खनन विभाग और राजस्व उप निरीक्षक टीम ने चल रही एक खान का निरीक्षण किया। बताते चले कि इस खान में टीम ने काफी खामियों को पाया और टीम ने कौशल्या नदी में मलबा पाया तो कई स्थान पर खान क्षेत्र से बाहर खनन करना पड़ा। आपको बताते चले कि ढूंगा पाटली के ग्रामीण और ग्राम प्रधान लंबे समय से ढूंगा में रात में जेसीबी चलाने और कौशल्या नदी को प्रदूषित करने की शिकायत कर रहे थे और इसी शिकायत पर उप जिलाधिकारी और खान विभाग के अधिकारियों के निर्देश पर राजस्व उप निरीक्षक और खान विभाग के कर्मचारियों ने खान का निरीक्षण किया। यहां पर मौके पर जायजा वो लेने के लिए पहुंचे और ग्रामीणों ने इस दौरान ये कहा कि खान मालिक रात तक जेसीबी चला रही हैं, जिससे उन्हें काफी दिक्कतों का और परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। वहीं जांच टीम ने यह भी पाया कि शाल्या नदी में भारी मात्रा में मलबा डाला गया है, जिससे नदी जो है वो पूरी तरीके से प्रदूषित हो रही है। आज हमें जो है लगातार शिकायतें मिल रही थी कि ढूंगा पाटली ग्राम में जो है वो कौशल्या नदी का स्वरूप बिगाड़ दिया गया है। तो उसी के क्रम में आज हमारी प्रशासन की टीम राजस्व विभाग और खनन विभाग की संयुक्त रूप से टीम वहाँ निरीक्षण के लिए गई है और उसमें कुछ अनियमितताएं पाई है, जैसा कि मेरी बात हुई है उसमें। और माइन ओनर को भी वहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो भी कमियां हैं उसका जल्दी निराकरण करें और बाकी हमारी जो रिपोर्टिंग है वो रिपोर्टिंग भी हम अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित कर रहे हैं। जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसे हम करेंगे। और वहीं आम आदमी पार्टी से निष्कासित प्रदेश उपाध्यक्ष हिमांशु पुंडेर ने आम आदमी पार्टी से धनपुर प्रत्याशी योगेंद्र चौहान समेत 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दरअसल इसी दौरान हिमांशु पुंडेर ने कई गंभीर और संगीन आरोप भी लगाए हैं। बताते चले कि हिमांशु पुंडेर का ये कहना है कि अब से करीब 4 दिन पहले हमला करने के मकसद से उनके घर पर कुछ हथियारबंद युवक लाठी डंडे और हौकिया लेकर घुसे और उनके परिवार वालों से अभद्रता की गई। इस दौरान उन्होंने परिवार वालों को डराया और धमकाया भी। इस घटना के बाद हिमांशु पुंडेर ने धर्मपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रहे योगेंद्र सिंह चौहान समेत 7 लोगों के खिलाफ पटेल नगर थाने में केस दर्ज करवा दिया है। साथ ही साथ हिमांशु पुंडेर ने अपने निष्कासन को षड्यंत्र बताते हुए अपने और अपने पूरे परिवार के लिए पुलिस से सुरक्षा की मांग भी की है। आपको सोचना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं। मैंने जो तहरीर दी है इनके खिलाफ तहरीर दी है, मुकदमा दर्ज करा है 7 लोगों के खिलाफ, जिसमें कि आकाश गौड़, योगेंद्र चौहान, अखिलेश छेत्री, गौरव डबराल, इंसार, निखिल कुमार और राज थापा, जिसके एवज में मेरी छवि खराब करने के लिए एक महिला नेहा शर्मा द्वारा मेरे पे एक झूठा मुकदमा उसी दिन कराया गया है प्रेमनगर थाने में। आप ये सोचिए, जिस दिन मैं मुकदमा कराता हूँ उसी दिन मेरे खिलाफ मुकदमा होता है किसी और महिला द्वारा जो कि भाजपा की है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा षड्यंत्र मेरे खिलाफ रचा जा रहा है। और वहीं उत्तराखंड में लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं राज्य सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बताते चले कि पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कोरोना के बचाव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और शहर में लगातार मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक किया जा रहा है और इसी क्रम में चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। बताते चले कि देहरादून एसएसपी ने यह कहा कि बॉर्डर एरिया पर चेकिंग भी की जा रही है। लगातार सोशल मीडिया से आम लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और मास्क को कर चालान भी काटा जा रहा है। गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, जहां नहीं फॉलो हो रही है वहां पर देखिए बेसिकली जो बॉर्डर में हमारे द्वारा चेकिंग की जा रही हैं वो लगातार की ही जा रही हैं। लगातार लोगों से जो अपील है हमारे फेसबुक के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार जनता से अपीलें भी की जा रही हैं। लगातार चालान जो हैं वो हमारे लगातार बिना मास्क वाले चालान और सोशल डिस्टेंसिंग के चालान हैं वो लगातार किए ही जा रहे हैं। जो होटल्स हैं उनको भी कोविड गाइडलाइंस में हमारे द्वारा गाइडलाइंस दे रखी हैं, तो वो डूज़ एंड डोंट्स उनको हमने दे रखे हैं जितने भी होटल व्यवसायी हैं, ताकि टूरिस्ट भी जो हमारी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें। तो लगभग गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं, जहां नहीं फॉलो हो रही है वहां पर वैधानिक कार्रवाई हमारे द्वारा।
और उधर उत्तराखंड समेत देश के तमाम राज्यों में कोरोना संक्रमण की दर कम होती नजर आ रही है और वहीं दूसरी तरफ देहरादून जिला प्रशासन ने अब रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के साथ ही साथ जिले की सीमा पर स्थित चेक पोस्टों पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों की कोरोना जांच अब बंद कर दी है। बताते चले कि जिला अधिकारी का ये साफ तौर पर कहना है कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए शहर भर में अभियान चलाया जा रहा है और बाहरी राज्यों से आने वालों की थर्मल स्कैनिंग भी लगातार की जा रही है। देखिए, फिलहाल जो बॉर्डर्स हैं वहाँ पे रैट टेस्टिंग तो हमने बंद कर दिया है कोविड के घटते केसेस को देखते हुए, और हम फिलहाल सिर्फ फोकस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने पे और मास्क पहने पे और जो निर्धारित नॉर्म्स हैं कोविड गाइडलाइंस का जो अनुपालन है उसको सुनिश्चित किए जाने पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। और फिलहाल अभी रैट टेस्टिंग हमने बिल्कुल ख़त्म कर दी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 कई मायनों में खास है और इस चुनाव में कई दिग्गज नेताओं का राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा है, तो कई प्रत्याशी पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा रही हैं। और इसी कड़ी में लैंसडाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी अनुकृति गोसाई की भी किस्मत ईवीएम में कैद है। राज्य में 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आने वाला है, लेकिन उससे पहले ही अनुकृति गोसाई ने पहाड़ की महिलाओं के लिए कार्य करने की इच्छा जाहिर की है। दरअसल अनुकृति गोसाई का ये कहना है कि भले उन्हें चुनाव में कम समय मिला हो, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि जनता ने इस बार परिवर्तन के लिए वोट दिया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर भी जमकर हमला बोला और ये कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता बेहद दुखी और परेशान है। पहाड़ों पर स्थिति और भी ज्यादा विकट है। ऐसे में जनता अब बीजेपी को सबक सिखाने जा रही है। देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत लंबा समय नहीं मिला, लेकिन क्योंकि लैंसडाउन, मैंने जिस तरीके से हमेशा कहा कि लैंसडाउन एक राजनीतिक विधानसभा के रूप में नहीं बल्कि मेरा घर है। लैंसडाउन में मेरे परिवार के लोग हैं, लैंसडाउन मेरा एक परिवार है। और इस समय जब मुझे ये मौका मिला था कि मैं आज अपने परिवार के लिए खड़ी हो पाऊँ, उनके साथ जो 10 सालों से जो अन्याय हो रहा है, जिस अंधकार में लैंसडाउन विधानसभा की जनता है, अगर उससे बाहर निकालने का ये सौभाग्य अगर उनकी बेटी को मिलता है, मैं सोचती हूँ कि मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात थी। और मैंने देखा है, मैंने फील किया है उस अंडर करंट को। मैंने लोगों के अंदर फील किया कि किस तरीके से 10 साल से उनकी आवाज़ को दबा के वहाँ रखा गया है। और इस समय लैंसडाउन के लोगों ने मन बनाया था कि परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। और उधर चुनाव के खत्म होते ही अब देहरादून शहर नई परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार हो रहा है। दरअसल चुनाव की गोपनीयता की तरह ही ये परीक्षा भी गोपनीय होगी। जी हाँ, दरअसल ये गोपनीयता स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की होगी और इसकी पड़ताल के लिए केंद्र की टीम कभी भी देहरादून आ सकती है। साथ ही साथ इस बार नगर निगम ने गार्बेज फ्री सिटी के 5 स्टार रेटिंग के लिए आवेदन कर लिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत शहर की सफाई की परीक्षा इस बार 7500 की होगी और जबकि पिछले सर्वेक्षण में ये 6000 की थी। बताते चले कि शहरों की सफाई के आकलन के लिए नए मापदंड जोड़े गए हैं। जनता से फेस टू फेस फीडबैक को केंद्रीय टीम दून आएगी। स्वच्छता सर्वेक्षण माह मार्च से प्रारंभ हो रहा है और उसकी तैयारियां चल रही है। विभिन्न प्रकार की जागरूकता के लिए गतिविधियां नगर निगम द्वारा की जा रही हैं। आईसी एक्टिविटीज़ जिसमें नुक्कड़ नाटक है या होर्डिंग बैनर्स इत्यादि लगाए गए हैं, हाई राइज बलून्स लगाए गए हैं, जिससे लोग स्वच्छता सर्वेक्षण के बारे में जागरूक हों और अपना फीडबैक नगर की जो भी हमारी स्वच्छता की सुविधाएं हैं उनके बारे में दें। और मेरा अनुरोध रहेगा सभी नगरवासियों से कि वो स्वच्छता ऐप का भी लाभ उठाएं। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए नेट पर। और चलिए ब्रेक के बाद रुक करते हैं अगली खबरों की तरफ। आईआईटी रुड़की ने कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के लिए किसान मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया है। दरअसल आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत आईआईटी रुड़की के जल संसाधन विकास एवं प्रबंधन विभाग में संचालित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा परियोजना के तहत क्षेत्रीय किसान जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जनपद हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल के किसानों ने भाग लिया और कार्यक्रम में भारत मौसम विभाग
विभाग के सहयोग से रुड़की केंद्र की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही कृषि मौसम परामर्श सेवाओं के बारे में किसानों को जागरूक भी किया गया और जानकारी दी गई। वहीं दूसरी ओर इन सेवाओं को तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आसानी से किसानों तक समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से आईआईटी रुड़की की तरफ से विकसित मोबाइल ऐप किसान का लोकार्पण हुआ। बताते चले कि भारत मौसम विभाग का नई दिल्ली के अपर महानिदेशक डॉक्टर के सिंह ने बताया कि रुड़की केंद्र की तरफ से हरिद्वार जनपद के सभी 6 ब्लॉक के लिए ब्लॉक स्तरीय मौसम पूर्वानुमान तथा कृषि मौसम परामर्श बुलेटिन प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को जारी किया जा रहा है। मौसम की जो भविष्यवाणियाँ होती हैं उसमें काफ़ी एक्यूरेसी आ गई है, लेकिन समस्या ये है कि उसको कैसे अपने किसान भाइयों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं एक ही ज़िले में ऐसा नहीं है कि पूरे ज़िले में बारिश होती है, किसी ब्लॉक में हो रही है, किसी में नहीं हो रही है, और वैसे ही उसका समय के साथ परिवर्तन होता है। ऐसा नहीं कि हम पूरे महीने के लिए भविष्यवाणी दे दें, हमको भविष्यवाणी लगातार देनी होती है और ब्लॉक स्तर पर देनी होती है। तो इसमें मोबाइल फ़ोन और मौसम विज्ञान दोनों का संगम हुआ है, और इस संगम को कराने में आईआईटी रुड़की ने अपना योगदान दिया है, और इसीलिए हमको बहुत खुशी है कि हम मौसम विज्ञान की जो भविष्यवाणियाँ हैं, जो पूर्वानुमान हैं, वो हम अपने किसान भाइयों को ब्लॉक स्तर पर रेगुलर तरीके से खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देश पर देहरादून में लगातार खाद्य सुरक्षा की टीम छापेमारी कर रही है और वहीं 16 फरवरी से शुरू हुए इस अभियान के तहत शहर के कई क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी भी की है। और इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आड़त बाजार, हनुमान चौक में छापेमारी की, जिसमें दुकानों से सैंपल लिए गए। साथ ही साथ कमियां और खामियां पाए जाने पर 10 से ज्यादा दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए। बताते चले कि जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी पीसी जोशी ने ये बताया कि करीब 10 दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्हें 14 दिनों के अंदर ही अंदर जवाब भी देना होगा। बताते चले कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने ये जानकारी दी और ये बताया कि विभाग की तरफ से बनाई गई टीम लगातार कार्रवाई जारी रखेगी। आज हम लोग यहाँ आड़त बाज़ार में हैं। अभी हम आड़त बाज़ार में, यहाँ होलसेल मार्केट है, तो इसमें हमारी पूरी टीम आई हुई है। अलग अलग जगह हमारी टीम काम कर रही है। हमारी जो फूड सेफ्टी विजिलेंस है, इनके साथ हम काम कर रहे हैं। और इसमें जो हमारी आज टीम में है, दूसरे जनपद के अधिकारी भी आज यहाँ आए हैं, जो यहाँ लगातार चेकिंग कर रहे हैं। तो इसमें हम एक तो ये देख रहे हैं, इसमें सैंपल लिए जा रहे हैं प्रोडक्ट के, और जो भी इनके जैसे ज़्यादातर यहाँ होलसेल मार्केट है, तो उनके स्टोरेज को लेकर जो कमियां हैं उसके संदर्भ में हम इनको नोटिस दे रहे हैं। और वहीं उत्तराखंड रोडवेज की बसों में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल उत्तराखंड रोडवेज की बसों में अब यात्री डिजिटल किराया भी दे सकते हैं। जी हां, दरअसल रोडवेज ने 150 नए टच स्क्रीन वाली मशीनें खरीदी हैं, जिसके माध्यम से वे यात्रियों से एटीएम कार्ड और कार्ड स्वाइप के माध्यम से जो किराया है वो ले सकते हैं, जिससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा भी मिलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये सुविधा 31 मार्च से प्रदेश भर के सभी रोडवेज की बसों में दी जाएगी। पहाड़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अल्मोड़ा से हेली सेवा शुरू करने की कवायद अब तेज हो चुकी है। दरअसल अल्मोड़ा के टॉटिक हेलीपैड का पहले उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की टीम की तरफ से निरीक्षण करने के बाद अब नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए की टीम ने निरीक्षण किया है। और बताते चले कि डीजीसीए की टीम ने यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, जिसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि अब जल्द से जल्द अल्मोड़ा में ये हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। वहीं अल्मोड़ा सदर एसडीएम गोपाल चौहान ने ये बताया कि डीजीसीए की टीम ने अल्मोड़ा के टॉटिक में मौजूद हेलीपैड का निरीक्षण किया है और यहां पर मौजूद स्टाफ को ट्रेंड भी किया गया है। आज यहाँ पे डीजीसीए का इंस्पेक्शन था और टीम आई हुई है। उन्होंने इंस्पेक्शन किया है, हेलीपैड का भी किया है, जो यहाँ पे और व्यवस्था है उसका भी किया है, और जो यहाँ पे मैन पावर लगी है उनको ट्रेंड किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीज़ें देखी है। तो पूरा इंस्पेक्शन हो गया है और इसके बाद अब देखते हैं अगर कहीं कोई कमी होगी तो जो टीम आई है वो लिख के देगी और जो कमियों को पूरा किया जाएगा। फिलहाल इंस्पेक्शन होगी। और उधर हल्द्वानी से खबर, जहां पर एक कैदी की इलाज के दौरान सुशीला तिवारी अस्पताल में मौत का मामला सामने आया, जहां पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए फिलहाल भिजवा दिया है। और बताया ये जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बरेली का रहने वाला 36 साल का कैदी दीपक वाजपेयी को पुलिस ने लाल कुआं में हुई लूट के मामले में
फरवरी 2021 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। और हल्द्वानी जेल प्रशासन ने 12 फरवरी को कैदी की सेहत खराब होने पर सुशीला तिवारी अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया था, जहां पर इलाज के दौरान बीती रात उसकी मौत हो गई। बताया यह भी जा रहा है कि कैदी की शुक्रवार को जमानत पर रिहाई होनी थी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के चलते अस्पताल में भर्ती था और जहां उसकी मौत हुई है। ये दीपक वाजपेयी नाम का बंदी था जो 2021 फरवरी में आया था और यहाँ उसे पहले तो सामान्य खुजली सी हुई थी, उसका ट्रीटमेंट चला, उसके बाद उसके पेट में दर्द रहने लगा। उसके लिए उसकी जांच वांच कराई गई, उसी लिए एसटीएच भेजा गया था। एसटीएच में एक बार एडमिट रहा, जांच करा के वापस आया, फिर दोबारा उसको 11 तारीख को थोड़ी उसकी तबीयत ख़राब होने सूजन आने पे उसे फिर भेजा गया था, जहां उसे भर्ती कर उपचार किया जा रहा था। उसके बाद उसको आईसीयू में भेज दिया गया। और सीधे आपको इसी बीच यूपी के लखनऊ का रुख करवाते हैं, जहां पर मुख्य चुनाव अधिकारी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है, सुनवाते हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा दो वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे। निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से तृतीय चरण के 16 जनपदों में कुल रुपए 12.69 करोड़ नगद तथा 1.75 लाख लीटर शराब की बरामदगी हुई, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आप देख रहे हैं, तो आप प्रेस वार्ता सुन रहे थे। लखनऊ से चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कि इस वक्त तक जो आज का जो मतदान फीसदी रहा वो क्या कुछ रहा और इस दौरान क्या कुछ कमियां और खामियों को पाया गया और किन चीज़ों में सुधार किया गया। ये तमाम जो जानकारी थी वो प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग की तरफ से दी गई थी। और चलिए खबरों का रुख करते हैं, हरिद्वार की बात करते हैं, जहां पर हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली पुलिस और सीआईयू की टीम ने एक गैंग का पर्दाफाश किया है जो कि टारगेट बनाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करता था। और इस गैंग के 9 बदमाशों में से 6 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। गिरफ्तार हुए बदमाश यूपी के मुजफ्फरनगर समेत शामली और बिजनौर इलाकों के निवासी बताए जा रहे हैं। और हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली में एसपी क्राइम मनोज कत्याल ने ये बताया कि बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए 3 थानों की पुलिस और सीआईयू की टीम भी लगाई गई थी। बदमाशों से 5 देसी तमंचे और 7 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इसमें जो मनी सेंटर संचालक जो हैं, इन लोगों के साथ कुछ घटनाएं लगातार घटित थी पिछले 2 माह में, तो इन घटनाओं के खुलासे के लिए कंबाइंड टीम एक गठित की गई थी, जिसमें रानीपुर कोतवाली और बहादुराबाद तथा सिडकुल के लोग शामिल थे। इसमें साथ में एसओजी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुकदमे हैं, आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं और बाकी जो अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास की हम लोग जानकारी कर रहे हैं। और इन सब लोगों की मुलाकात भी जेल में ही हुई, तो इन सभी लोगों के खिलाफ पुराने मुकदमे। और वहीं बद्रीनाथ धाम इन दिनों चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है, जिसका नज़ारा देखते ही बन रहा है। दरअसल बद्रीनाथ धाम में मौसम खराब होने से बर्फबारी हो रही है। धाम में भारी बर्फबारी होने से 4 फीट से ज़्यादा तक बर्फ जमी हुई है। और यहाँ पर इन दिनों मंदिर के कर्मचारियों के साथ ही साथ सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए गए हैं। केदार घाटी और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में फिर एक बार मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम ने करवट बदल ली है। दरअसल क्षेत्र में सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। आसमान में बादल आ जाने से निचले क्षेत्रों में और निचले यानी मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है और आने वाले दिनों में मौसम इसी प्रकार रहा तो केदार घाटी में बारिश हो सकती है। साथ ही साथ ठंड बढ़ जाने से ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है। और चलिए फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ खबर उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम और जानकारी और अपडेट के लिए आप बने रहिएगा नेटवर्क एन के साथ।